महाराष्ट्र में क्या किया। तो अब एसआईआर नाम दे करके आप क्या करने जा रहे हैं ये भी मालूम है। दो लोगों का मोदी और अमित शाह का सितारा चमकना शुरू हुआ। हमें मालूम था कि इनकी एक्सपर्टीज चोरी में है, कि जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज्ड है, इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है, मीडिया कॉम्प्रोमाइज्ड है, पॉलिटिकल पार्टीज कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। क्या अवाम भी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं या नहीं? साथियों नमस्कार। राहुल गांधी जो इतने दिनों से कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज्ड है, इलेक्शन कमीशन में तमाम तरीके की धांधलियां चल रही हैं, आज उन्होंने इस पूरी बात पर बड़े पुलिंदे के साथ, सबूतों के साथ एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लगभग 1 घंटे कॉन्फ्रेंस में कायदा वो तमाम है जो कि इलेक्शन कमीशन के कॉम्प्रोमाइज होने को और ज्यादा मजबूती देते हैं। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गौर रजा साहब। रजा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका बोलता है हिंदुस्तान पर। सर, पहला सवाल तो सर यही है कि इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है, और क्या ये वन अनदर इंसिडेंट तो नहीं हो जाएगा कि हम लगातार सवाल पूछते जाते हैं इलेक्शन कमीशन से और जवाब नहीं मिलते हैं? इतने सबूत देने के बाद भी क्या हमें दोबारा सन्नाटा ही देखने को मिलेगा या फिर कुछ मजबूती इस सवाल में आएगी? सन्नाटा देखने को मिलेगा, इसके दो पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि क्या मीडिया इस पर सन्नाटे में आ जाएगा, क्या इलेक्शन कमीशन सन्नाटे में रहेगा, और क्या जनता जो है देश की वो सन्नाटे में रहेगी, और क्या जो हमारा न्याय प्रणाली है वो सन्नाटे में रहेगी। तो सन्नाटा का सवाल जो आप पूछ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि मेरे सामने, मेरे जैसे किसी एक आम शहरी के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या जनता सन्नाटे में रहेगी। क्योंकि हमें मालूम है कि जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज्ड है, इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है, मीडिया कॉम्प्रोमाइज्ड है, पॉलिटिकल पार्टीज कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। क्या अवाम भी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं या नहीं? सबसे बड़ा सवाल इस वक्त ये है, क्या अवाम और खास तौर से गरीब अवाम जो ज्यादा तादाद में वोट करते हैं, जिनकी जिंदगी में आजादी के बाद एक बहुत ही बड़ा बदलाव आया था कि वो एक चीज पर हर एक के बराबर हो गए थे, राजा और रंक दोनों बराबर हो गए थे। एक झाड़ू देने वाला कलाम साहब के बराबर हो गया था, अडानी के बराबर हो गया था, मोदी के बराबर हो गया था। तो क्या इस आजादी को, इस बराबरी को वो प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी आवाज उठाएंगे या नहीं? मेरा मानना यह है कि गरीब आदमी के पास इस देश में सिर्फ और सिर्फ एक तरह की बराबरी है, और वो उसको बचाने के लिए अपनी आवाज जरूर उठाएगा। ये अलग बात है कि वो किस फॉर्म में उठाता है। ये जो प्रोटेस्ट है ये क्या फॉर्म लेती है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन गरीब आदमी इस देश का अपनी इस आजादी को नहीं जाने देगा। 5 साल बाद प्राइम मिनिस्टर को झोली फैला करके गरीब आदमी की अदालत में जाना होता है, आइडियली 5 साल बाद, वैसे तो बीच में भी होते रहे हैं। यानी वो वक्त ऐसा होता है जब गरीब आदमी ये फख्र महसूस कर सकता है कि हमारा देश एक आजाद लोकतांत्रिक देश है। जब प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, बाकी सारे मिनिस्टर्स झोली फैला रहे हैं उसके सामने, अब इस झोली को फाड़ दिया गया है, इसके चिथड़े उड़ा दिए हैं इलेक्शन कमीशन ने, और इसके साथ साथ हमारे संविधान के चिथड़े उड़ा रहा है इलेक्शन कमीशन, जो आरएसएस और बीजेपी के साथ खड़ा हुआ
कम से कम इस कॉन्फ्रेंस में बड़ा साफ दिखाई दे रहा है। मैं जो कुछ डेटा प्रेजेंट किया गया है उस पर पूरी तरह से यकीन रखता हूं। अभी उस डेटा के ऊपर अटैक शुरू होगा। अभी तो थोड़ी देर गोदी मीडिया और वो ट्रोल आर्मी सन्नाटे में रहेगी कि ये क्या हो गया। उनके पास कुछ देर के लिए जवाब नहीं होंगे, फिर वो स्ट्रैटेजीज बनाई जाएंगी कि इस डेटा को कैसे अटैक किया जाए, इस प्रेजेंटेशन को कैसे अटैक किया जाए, इसका मजाक कैसे उड़ाया जाए, इसको गालियां कैसे दी जाए। माँ बहन की गालियां दी जाएंगी, आप सबको दी जाएंगी, जो रोज खाते हैं। और आपकी चैनल तो बहुत उन चैनल्स में से है जो लगातार ही इनके ये निशाने तोहफा पे, हमको मिलता रहा है। हाँ, वो आपको रेगुलरली मिलता रहा है, ये तमगे आपको लगते रहे। तो ये तोहफा आपको मिलना शुरू होगा, लेकिन अभी इस वक्त सन्नाटे में है। ये 2-4 घंटे जो हैं अगले, ये सन्नाटे के घंटे हैं उस गोदी मीडिया के लिए, जिसकी समझ में नहीं आ रहा होगा ये हो क्या गया। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है भाई? एक प्रेजेंटेशन है जिसमें आधा घंटा अंग्रेजी है और आधा घंटा हिंदी में बोले हैं। हम जैसे लोग जो एक्टिविस्ट थे, जो इस देश को लेकर के 2000 के बाद से परेशान थे, 2000 यानी जब सितारा इनका चमकना शुरू हुआ, खासतौर से दो लोगों का, मोदी और अमित शाह का सितारा चमकना शुरू हुआ, हमें मालूम था कि इनकी एक्सपर्टीज चोरी में है। हमें ये चीज गुजरात में दिखाई दी, हमें ये चीज यूपी में दिखाई दी, पहली बार जब इतनी बड़ी तादाद में बीजेपी चुन करके आई। हमें ये नेशनल लेवल के ऊपर दिखाई दे रही थी। जो लोग डेटा के साथ खेलते हैं, जो थोड़ी बहुत स्टेटिस्टिक्स जानते हैं, उनको ये मालूम था कि ये रिजल्ट्स नहीं हो सकते जो रिजल्ट्स आ रहे हैं। इनके एक्सप्लेनेशंस क्योंकि पूरी प्लानिंग के साथ किए जाते हैं, इसलिए उनके एक्सप्लेनेशन पहले से तैयार करके रखे जाते हैं। मीडिया को करके रखा जाता है कि क्या नैरेटिव तैयार करना है, जब जनता सकते में आ जाए कि ये रिजल्ट तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। इनकी शुरुआत बहुत पहले से हो जाती है, और इसके ऊपर मेरे भी आर्टिकल्स हैं और औरों के भी आर्टिकल्स हैं, जो हमने क्या हो रहा है इस देश में लगातार लिखे। बात यही है कि जो सत्ता में होते हैं, उनके पास जितनी पावर होती है, उसके लिए उसको नेगेट करना, यानी उसके खिलाफ आवाज उठाना और सबूत जुटाना, ये किसी के लिए भी, ऑपोजिशन के लिए भी, इंडिविजुअल के लिए भी बड़ा मुश्किल काम होता है, और वो कर दिखा। हाँ, आप ये सवाल इतना सबूतों को कंपाइल करना एक बड़ा टास्क रहा होगा, और डेटा भी चुनाव आयोग ने ही, चुनाव आयोग का ही डेटा है सारा। सर, जो एसआईआर की प्रक्रिया है, चुनाव आयोग उसमें कह रहा है कि हम फर्जी वोटर्स जिनके जो भी डबल वोटर्स हैं, जैसे कि एक एग्जांपल दिया राहुल गांधी ने, जहां पे 4 अलग अलग बूथों पे वो व्यक्ति वोट डाल सकता है, और वो डाल भी रहा है वोट। इसी तरीके के वोटर्स को एलिमिनेट, है भी कि नहीं है नहीं मालूम, उसका वोट पड़ गया। हाँ, तो इसी तरीके के लोगों को एलिमिनेट करने के लिए एसआईआर लेके आए। तो क्या यहां से एसआईआर भी थोड़ा रेलेवेंट साबित नहीं होता है? क्योंकि राहुल गांधी बता रहे हैं कि वोटर लिस्ट में धांधली है, चुनाव आयोग कह रहा है वोटर लिस्ट में धांधली है, तो एसआईआर थोड़ा रेलेवेंट नहीं हो जाता यहां से? उन्होंने जब एसआईआर नाम नहीं दिया था, हाँ, तब जो किया है वो कर्नाटका में साबित कर दिया ना। उसका सबूत अब मौजूद है कि जो एसआईआर नहीं नाम था, एसआईआर के नाम से नहीं किया गया, लेकिन क्या किया उन्होंने ये तो मालूम है अब। तो हमें मालूम है कि एसआईआर नाम नहीं दिया था, लेकिन हरियाणा में क्या किया, हमें ये मालूम है कि महाराष्ट्र में क्या किया। तो अब एसआईआर नाम दे करके आप क्या करने जा रहे हैं ये भी मालूम है। आप
की एक्सपर्टीज, और खास तौर से इन दोनों लोगों की एक्सपर्टीज इसी चीज में थी कि किस तरह से इलेक्शन को घोटाले के जरिए जीता जा सकता है। और अब वो काम इन्होंने ठेके पर इलेक्शन कमीशन को दे दिया है। अब ये सर बात बिल्कुल सामने डेटा से निकल करके आ रही है कि एक किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर अगर आप फोकस करके इतने वोट चोरी कर लें कि कैंडिडेट को जिताया जा सके, तो फिर इलेक्शन आपके हाथ में है। अब इस्तेमाल ईवीएम का भी है उसमें, लेकिन उससे पूरा नहीं होता। अब इलेक्शन कमीशन के अपने हाथ में अगर ये काम है, तो फिर दो लोगों को या 10 लोगों को या आरएसएस के 1000 लोगों को और कामों में जुटाओ, इसकी जरूरत नहीं बची। अब ये काम इलेक्शन कमीशन खुद ही कर देगा। सर आने वाले बिहार चुनाव की मैं बात करना चाहता हूं। मैं इस वक्त बिहार में ही हूं और यहाँ पर एसआईआर के बारे में बहुत ज्यादा जिन लोगों को पता है वो तो चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जो सामान्य लोग हैं वो तो ये सोच रहे हैं कि नहीं चलिए बीएलओ आ गया, हमारा फॉर्म भर दिया, हमारा तो काम हो गया, हम खुश हैं उसमें। अब उन्होंने फॉर्म ढंग से भरा, सिग्नेचर किसके थे क्या थे। क्या आपको लगता है कि आने वाले बिहार चुनाव में भी महाराष्ट्र और हरियाणा जैसी धांधलियां देखने को मिल सकती हैं? धांधलियां हो रही हैं, हम्म। रिजल्ट क्या होगा नहीं कह सकते। हम्म। तो सवाल देखिए ये नहीं है कि रिजल्ट क्या आएगा, हम्म। सवाल ये नहीं है। ज्यादातर जो आरएसएस का प्रोपेगेंडा होता है, जो आम आदमी की समझ में बड़ी आसानी से आ जाता है और मीडिया उसको खूब आगे बढ़ाता है, वो ये है कि देखिए हम्म। साहब वहां तो वो जीत गए, हम्म। वहां आप शोर नहीं मचा रहे। जब हम्म। बीजेपी जीतती है तो आप शोर मचाते हैं। सवाल ये हम्म। है ही नहीं कि कौन जीता, सवाल ये है हम्म। कि धांधली हुई कि नहीं हुई। सही बात। सवाल हमें पूछना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन के इस पूरी एक्सरसाइज के इंटेंशन के ऊपर, इसके मकसद के ऊपर क्या भरोसा है? क्या हम भरोसा कर सकते हैं? क्या भरोसे के लायक है? ऐसा इलेक्शन कमीशन जो एक ही पार्टी ने चुना हो, जिसके कमिश्नर को अब एक पार्टी चुनती हो, जिसमें से हटा दिया गया हो चुनाव के ठीक। लिए, के हम्म। चुनाव के लिए चीफ जस्टिस को चुना हटा दिया गया हो। हालांकि चीफ जस्टिस के ऊपर भी लोगों ने उंगली उठाई है, लेकिन हटा ही दिया हम्म। हो चीफ जस्टिस को और एक ही पार्टी चुनती हो, उसका प्राइम मिनिस्टर और उसका एक मिनिस्टर चुने, तो कभी ऑपोजिशन की आवाज तो बची ही नहीं ना वहां पर। तो ऐसा इलेक्शन कमीशन अगर चुना जा रहा है तो डाउट वहां से शुरू हो जाता है। हम्म। अब अगर मकसद गलत है तो जीत हार का सवाल नहीं है। सही। अगर आप ये कह रहे हैं कि साल भर पहले वोटर लिस्ट ठीक थी, तो 1-1.5 महीना पहले, 2 महीना पहले आपको क्या जरूरत पड़ गई एसआईआर करने की? जरूरत इसलिए पड़ गई कि जो छुपे बंदों कर रहे थे वो अब खुलेआम किया जा सके। एसआईआर करने का मकसद मेरी समझ से ये है कि जो ठीक। कर्नाटक में छुप के किया गया, हाँ। हरियाणा में छुप के किया गया, महाराष्ट्र में छुप के किया गया, बिना शोर मचाए हुए किया गया, अब पूरे देश में शोर मचाने के साथ, बेशर्मी के साथ किया जा सकता है। एसआईआर जैसी कोई चीज कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। हम्म। हर वक्त इलेक्शन कमीशन लगातार पूरे साल अपनी लिस्ट को ठीक कर सकता है। हम्म। कोई ऐसा वक्त नहीं है जब इलेक्शन कमीशन से यह कहा जाए कि भाई अब आप बंद कर दीजिए, अब आप लिस्ट को करेक्ट नहीं कर सकते, सिवाय पोलिंग के दिन। पोलिंग के दिन वो नहीं कर हम्म। सकते, लेकिन ये कि वो साल भर लगातार अपनी लिस्ट को अपडेट करते रह सकते हैं। तो ये क्या हड़बड़ी है कि यहां इलेक्शन होने जा रहा है, चलो भाई। हम्म। बात यह है कि अब वो काम
जो छुप के हो रहा था, खुलेआम कैसे करें? एफआईआर अब उसके लिए मौजूद है। तो देखिए दर्शकों, जैसा कि सर ने कहा कि जो काम खुलेआम नहीं किया जा रहा था, छुप के किया जा रहा था, मशीनों के जरिए, बीएलएस के जरिए, अब सरकारी संस्थान, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो काम संभाल चुकी हैं। जिस तरीके के सबूत राहुल गांधी ने इस वक्त प्रेजेंट किए हैं, मैं नहीं कहता कि वो सही है या गलत है। मैं नहीं कहता इस बात को, ना हमारा चैनल इस बात को सत्यापित करता है। हम केवल इतना कहते हैं कि जो सवाल पूछे गए हैं, उन सवालों का कम से कम सही और सेटिस्फैक्टरी जवाब दिया जाए कि ये डुप्लीकेट वोटर्स अगर हैं तो वो इलेक्शन कमीशन की लिस्ट में मौजूद कैसे है। बहुत बहुत शुक्रिया रजा साहब हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और इसी तरह की और भी चर्चाओं को देखते रहने के लिए बोलता है हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।